हाँ जी, वहीदन, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी, हेलो गालिब, आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी, सुन सकते हैं। क्या हाल है, जी, कैसी हैं आप? आदाब। आदाब। मैं बहुत अच्छी और आपका एक तरह से एहसान है जो आप एक्टिविज़्म कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत यहाँ शुक्रिया। पे स्पेशल जी, तो पहली बार आपसे बात हो रही तो पहले तो आप अगेन शुक्रिया। तकरीबन 1 बरस होने को है जब आई डिस्कवर्ड यू। तो अब अपने बारे में थोड़ा-सा वैसे कहने का तो ये कि थोड़ी बहुत साइंस की, बायोलॉजी की बेसिक्स थोड़ी बहुत स्कूल लेवल तक तो थी ही। इसके अलावा थोड़ी बहुत ये जो एस्ट्रोनॉमी का बिल्कुल जो बेसिक स्कूल लेवल का एक अच्छा हाई स्कूल लेवल का होता है थोड़ी बहुत थी, लेकिन उस एंगल से कभी सोचा नहीं था। बस एक क्लिक करने की देर थी कि तो ये बाकी लोगों के साथ भी होता होगा, स्पेशली जो लड़कियां हैं और जो मुसलमान हैं। तो इस एंगल से जब वो आप आपके एक्टिविज्म के थ्रू जो जिनको भी जिनकी एक एक अवेयरनेस जो आ रही है, तो इसके लिए आप ये रिक्वेस्ट कि इसको इसी स्टाइल में कंटिन्यू रखिए जैसे ये स्ट्रीम्स जो आप करते हैं, और इतना आपका एक बेहतरीन किस्म का पैनल होता है, तो एक बहुत अच्छा है आपको इसका बिल्कुल। अगेन। और और अभी पिछले दिनों ही आप एक स्ट्रीम में ही आपकी बात हो रही थी ये कज़न मैरिज और इसके जेनेटिक्स पे आप वो थोड़ा बहुत कह रहे थे। तो एक छोटी-सी एक छलांग जो मोमिनीन ने लगानी होती है इस टॉपिक पे, वो ये कि अब जैसे हम कहते हैं ना जो डबल कज़न्स हैं, हम्म। जैसे डबल कज़न्स ये अगर आपस में शादी कर रहे हैं तो वो एक वट्टा सट्टा 25% जिसको कहते हैं, यानी लड़की जी, और जी। लड़का बहन भाई हैं, दूसरी तरफ से फिर दोनों लड़की लड़का बहन भाई हैं, इनकी शादी आपस में वट्टा सट्टा या डबल कजन मैरिज जिसे कहते हैं। जी। जी, बिल्कुल ऐसे ही के या एक और सूरत भी हो सकती है कि इसमें सेम एक मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो सेम है। दोनों जी सेम हैं। तो इसमें 25% जैसे बिल्कुल वही है ना कि जैसे स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर जो हाफ ब्रदर या हाफ स्टेप सिस्टर वो ब्रदर और हो जाता स्टेप है। सिस्टर ही जी, नहीं जी, है। 25 हम्म। जी, 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 दादी और नानी 25% और नाना और नानी दादा से भी आपकी जी, जी। 25% सिमिलरिटी होती है। वही ना। जी, जी। वही मैं कज़िन्स पे ये पिन पॉइंट कर रही हूँ, जैसे डबल कज़िन्स स्पेशली, तो वो 25% आपस में 2 डबल कज़िन्स हैं, वो आपस में 25% डीएनए शेयर कर रहे हैं। उनका सोर्स जिधर से भी आ रहा है, लेकिन जो स्टेप सिस्टर है, सौतेला भाई या बहन जो, उसके साथ भी हम 25% कह रहे हैं। तो ये जो छलांग इस पे मोमिन अगर लगाएँगे, तो वो ये है कि ये तो सोर्स वो तो आपके अब्बा या आपकी अम्मा की तरफ से 25% आ रहा है, जो आपका स्टेप ब्रदर है। तो लेकिन ये ना अब कज़न्स में तो ये एक चाचा की तरफ से आ रहा है और दूसरा जो है वो खाला की तरफ से आ रहा है। तो ये तो हम इसको नहीं मानते जी, ये इसमें नहीं है कि वो 25% डीएनए है, नंबर ही है ना, लेकिन आ तो डिफरेंट तरीकों से रहा है। एक नाना की फैमिली से आ रहा है, तो एक दादा की, तो ये इस तरह की ब्ला ब्ला वो कहेंगे। लेकिन ऐसे ही क्लैरिफिकेशन के लिए कि इसमें तो नंबर तो 25% है ना, स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर के साथ 25% शेयर है डीएनए जो है, और हाँ, ये मगर इसका डबल एक बहुत कजन्स बड़ा में भी मसला इतना होता ही। है ना। जी, 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 देखें, एक जीन की जो दो कॉपीज होती है ना एक इंसान के पास, एक माँ से आती है, एक बाप से आती है। ठीक है। जी, जैसे हीमोग्लोबिन के जीन है ना, हीमोग्लोबिन का अल्फा 1 जीन, हीमोग्लोबिन के 6 जीन्स होते हैं, आपके पास 5 जीन्स होते हैं जो हर इंसान में एक्टिव होते हैं। हीमोग्लोबिन का अल्फा 1 जीन जो है ना, उसकी मेरे पास दो कॉपीज हैं। एक मेरी मां से आई है, एक मेरे बाप से आई। समझ गई आप? जी, ठीक है। अब मसला ये होता है कि एक अगर इन दोनों में से एक कॉपी रिसेसिव हो, रिसेसिव कॉपी उसको कहते हैं जिस कॉपी में कोई एरर है। समझ गई आप? जी, 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 दूसरी कॉपी जो है वो डोमिनेंट कॉपी है या नॉर्मल कॉपी है।
मगर एक कॉपी रिसेसिव है। अब मसला यह है कि अगर मेरी माँ से मुझे रिसेसिव कॉपी मिली है ना जिसमें एरर है, और मेरे बाप से मुझे नॉर्मल कॉपी मिली है, तो मेरे जिस्म की या मेरी बॉडी की बायोलॉजी को ऑलरेडी पता है कि उसने रिसेसिव कॉपी को इग्नोर करके हेल्दी कॉपी को यूज करना है। यानी पूरी जिंदगी मेरे जिस्म में वो कॉपी यूज होगी जो हेल्दी है। आमतौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते कहां से हैं? जब एक इंसान के पास दोनों कॉपीज रिसेसिव जीन्स की होती है, ठीक है, इसे कहते हैं अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी रिसेसिव जीन अलील फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि कजन मैरिज में रिसेसिव जीन की अलील फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। फर्ज करें कि आपके अम्मी अब्बू दोनों आपस में कजन हैं, ठीक है, ये डबल फर्स्ट कजन मैरिज नहीं है, ये नॉर्मल मैरिज है, ठीक है। आपके अम्मी अब्बा दोनों आपस में कजन हैं, तो आप जो पैदा हुए हैं, अब अम्मा के पास भी 2 कॉपीज थी एक जीन की, अब्बा के पास भी 2 कॉपीज थी एक जीन की। अम्मा के पास एक कॉपी जो है वो रिसेसिव थी, अब्बा के पास दोनों कॉपीज ठीक थी, अम्मा के पास एक ठीक थी। ये नॉर्मल कंडीशन है कि अम्मा अब्बा कजन नहीं है। तो अम्मा की जो रिसेसिव कॉपी है ना, वो कभी भी बच्चे में आके जेनेटिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अम्मा की रिसेसिव कॉपी मिल गई तो अब्बा की तरफ से जो नॉर्मल कॉपी है वो मिल ही जानी है, और नॉर्मल कॉपी ने सही ऑपरेट करते ही रहना है, ठीक है। इसलिए रिसेसिव जीन कभी भी बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात की क्या होता जी है? जी मगर दूसरी तरफ अगर आपके अम्मा अब्बा कजन है, अब्बा के पास भी एक रिसेसिव कॉपी है, अम्मा के पास भी एक रिसेसिव कॉपी है, और अम्मा और अब्बा पैदा जी करते हैं 6 बच्चे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है को 6-7%, 10%, अगर एक्सप्रेस दोनों होने के की। पास एक रिसेसिव कॉपी है दोनों के पास। अब मसला यह है कि अगर कोई 5-6 बच्चे पैदा करता है ना, तो उनमें से एक में रिसेसिव कॉपी आ ही जाती है और उस बच्चे में जेनेटिक डिजीज हो ही जाती है। अब मसला यह है कि दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि आपकी डबल फर्स्ट कजन मैरिज है। अब फर्ज करेंगे डबल फर्स्ट कजन मैरिज में क्या है कि दादा दादी और नाना नानी दोनों जो है वो क्या है, वो मतलब ये फर्स्ट कजन है सारे के सारे। अब इनकी आपस में शादी इनके हो गई और अब इनके बच्चे आ गए, अब इनके बच्चों की आगे फिर शादी हो गई। अब प्रॉब्लम जैसे यह कि है कि होता है हमारी जैसे कि होता है, सोसाइटी। जैसे कि होता है इन ब्रीडिंग का कॉफिशिएंट कहीं होगा। मैं पूरी इस पे वीडियो बनाने वाला हूं, मैं बस थोड़ा सा फंसा हुआ हूं, मैंने इसलिए बनाई नहीं है, जी मैं बना रहा हूं इस पे वीडियो। जी तो जी आमतौर पे अब मसला यह है कि वो 4 क्लोजली रिलेटेड कजन हैं जिनके पास शायद 3 के पास रिसेसिव कॉपीज हैं। तो ये याद रखें कि उनके बच्चों में भी वो एक्सप्रेस होगी और उनके बच्चों से आगे भी वो एक्सप्रेस होगी, उनके पोतों में भी। यानी फैमिली के अंदर जेनेटिक डिजीज चलेगी, कोई ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर हो सकता है, कोई थैलेसीमिया हो सकता है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, एलर्जी के सख्त किस्म के प्रॉब्लम। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें पूरे पूरे कजन्स के अंदर खतरनाक किस्म की एलर्जीज चलती हैं। क्यों चलती हैं एलर्जीज? एलर्जीज इसलिए चलती हैं क्योंकि रिसेसिव जीन पीछे से आ रहा होता है जो उनके नाना नानी दादा दादी से मिला होता है, और इन ब्रीडिंग कर करके अंदर ही फैमिली की शादियां कर करके सत्यानाश किया होता है, और आगे पूरी पूरी फैमिली को किसी चीज से एलर्जी होती है। ऐसी फैमिलीज भी हैं कि जिसमें किसी को चूंटी काट लेना तो उनका बेचारों को शायद की मक्खी लड़ जाए तो बंदा मर जाता है, और उस फैमिली में एक एक लोग नहीं होते, उसमें कई लोग होते हैं जो कि इस तरह करते हैं। किसी एक को मीट से खास एलर्जी होगी, दूसरे को भी होगी, तीसरे को भी होगी, और लिटरली उनकी खानदान में गोश्त हराम हो जाएगा कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ये याद रखें कि बहुत से डॉगमास भी जो डेवलप हुए हैं वो इसलिए डेवलप हुए हैं कि हम लोगों को के अंदर ऐसे जीन्स हैं पीछे फैमिलीज में चलते हुए आ रहे हैं कि वो लोग फलां तरीके से बिहेव करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है, पूरी पूरी 10-10 लड़कियों को जिन चढ़े हुए हैं खानदान में। क्यों? क्योंकि बेसिकली एपिलेप्टिक स्किज़ोफ्रेनिक है वो बेचारी, ठीक है। एंजाइटी के मसले, थायराइड का मसला पूरे पूरे खानदानों में पाकिस्तान में, मतलब 6 बहनें होंगी, 6 की 6 को थायराइड का प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन ब्रीडिंग की वजह से कजन होंगे लड़कों को, मतलब पूरे खानदान में 10 कजन हार्ट अटैक से मरे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि वाई क्रोमोसोम
के ऊपर वो होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो होता है, क्या उसको कहते हैं, जीन, जो कि हार्ट के और आर्टरीज की रेगुलेशन के लिए यूज होता है। वो आपको मिल रहा होता है अपने खानदान के अंदर सही, और वो खानदान के अंदर खराब ही होता है, सारे कजन में खराब ही चल रहा होता है। आपने बाहर किसी से शादी नहीं करनी, और हर बंदे को 30 साल के बाद हार्ट डिजीज है, हर बंदे को क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, तो ये सब बीमारियां जिनको छोटे छोटे एलर्जीज को भी जो नहीं समझते ना, ये एलर्जीज तक आपको इनब्रीडिंग की वजह से होती है। ठीक है जी तो ये इतने बड़े मसले हैं। जी, इसके अलावा भी एक मॉरली भी एक अजीब बात है कि ये जैसे फर्स्ट कज़न से या स्पेशली डबल कज़न से, तो ये एक अच्छा नहीं लगता वैसे भी नहीं कि करना ही नहीं चाहिए, भाई सीधी बात है भाई, समझो भाई। एक बिल्कुल बिल्कुल यही बात। और दूसरा सर आपसे ये रिक्वेस्ट कि इसी स्टाइल, ये स्ट्रीम यही ताकि लोग आपके पास आके पूछ सकें, ये कंटिन्यू रखिएगा। और दूसरा continue ये रहे। कि एक आपके पैनल में ये जो एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट हैं, इनके माइक में थोड़ा ऐसा नॉइज़, ये इनकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं होती, तो ये एक वो अब रिक्वेस्ट देखे है, ना, ये ज़रा हर ध्यान बंदे ने किसी ना किसी ने वॉइस चेंजर यूज करना होता है, कहीं जी, उनको कोई मोमिन ना पहचान ले तो फिर अब क्या करें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इशू तो है, मगर ये आगे नॉन कन्फर्मिस्ट जो बातें लेके आते हैं, जो चीजें वो लेके आते हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि नॉन सुनने कन्फर्मिस्ट के लिए थोड़ा सा कोई वॉइस थोड़ा चेंजर सा की वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए तो शायद बेहतर हो जाए। वो क्योंकि सुनने में मुझे, अपना कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता, वो बोलने में थोड़ा उनका वो होता है आवाज़। बहुत शुक्रिया। चले, मैं उनसे कहूंगा कि कोई अपने वॉइस चेंजर की सेटिंग थोड़ी सी बदलें ताकि शायद आप लोगों को बेहतर समझ आए फिर। ठीक है, ओके चले फिर, जी, ठीक है, सही है, शुक्रिया आपका। ओके, थैंक शुक्रिया आपका। यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।